नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर काजल सूरी से। काजल सूरी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ। पिता विजय सूरी एक्टर, डायरेक्टर, राइटर थे। काजल सूरी ने 30 साल की उम्र से ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। 3 साल की उम्र में काजल ने दूरदर्शन में टेलीफिल्म में अभिनय किया था। इसके बाद काजल सूरी लगातार रंगमंच, टीवी सीरियल, टेलीफिल्म से शॉर्ट फिल्म्स में काम कर रही हैं। अभी दिल्ली में काजल सूरी ऑल इंडिया ड्रामा सेक्शन में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर कार्यरत हैं। 350 से ज्यादा सीरियल्स में काजल सूरी ने अभिनय किया है, तो वहीं 70 से ज्यादा सीरियल्स को दूरदर्शन कश्मीर के लिए डायरेक्ट किया है। काजल सूरी एक्टर, डायरेक्टर के अलावा एक बेहतरीन राइटर भी है। दूरदर्शन के लिए कई टीवी सीरियल, टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म से रेडियो प्ले भी लिखा है। एक्टिंग के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर सरकार ने 8 बार बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से काजल सूरी को नवाजा है। तो वहीं थिएटर के क्षेत्र में राष्ट्रीय नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। काजल सूरी एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं। इनके लिखे लेख कई बड़े अखबारों और मैगजीन में भी पब्लिश हुए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके कला के सफर के बारे में। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं काजल सूरी जी। काजल सूरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार। जी, काजल जी, 3 साल की उम्र में ही आपने अभिनय शुरू कर दिया था। हालांकि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कि 3 साल की उम्र में आपने क्या कैरेक्टर किया था उसको याद रखना, क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी। लेकिन अगर आपको याद हो कि 3 साल की उम्र में वो पहला अभिनय कौन सा था आपका, तो हम जरूर जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे मेरे जो मम्मी पापा हैं, बिल्कुल वो थिएटर से ही उनका जुड़ाव रहा है, थिएटर से जुड़े रहे हैं वो। तो मेरे पापा का एक टेलीफ़िल्म कर रहे थे दूरदर्शन श्रीनगर के लिए, हम्म। तो उसमें उनको एक बच्चे की ज़रूरत थी, 3 साल के बच्चे की ज़रूरत थी, डोगरी टेलीफ़िल्म थी वो। तो उन्होंने मुझे उस टेलीफ़िल्म के ज़रिए मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद उसी नाटक को उन्होंने स्टेज पर किया। हम्म। तो इसी तरह 3 साल की उम्र में मेरी जो शुरुआत थी वो स्टेज पे भी हुई और टेलीविज़न पे भी हुई। और इसका क्रेडिट मैं पेरेंट्स को देती हूँ क्योंकि दोनों मीडिया से जुड़े रहे हैं। जी। और मेरे घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा ही रहा है कि हमारे घर में साहित्यिक चर्चाएं हुआ करती थी, स्क्रिप्ट रीडिंग हुआ करती थी, रिहर्सल्स हुआ करती थी। जो बड़े-बड़े जम्मू कश्मीर के जो बड़े-बड़े मीडिया कर्मी हैं हम्म। और जो दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, वो हमारे घर आया करते थे। तो एक बड़ा मीटिंग्स हुआ करती थी, हम्म। साहित्यिक चर्चाएं हुआ करती थी। उन सबका बहुत इम्पैक्ट रहा है मुझ पे। अच्छा, जब आप इतनी छोटी थी 3 साल की उम्र में, तो जब चीज़ें होती थी, सब लोग आ रहे हैं, कला के बारे में बात कर रहे हैं, एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ आपको समझ में आता होगा या फिर आप अपनी मस्ती में आप जो आपको मन करता होगा वो स्टेज में आप करती होंगी? 3 साल का बच्चा क्या कर सकता है? बिल्कुल। तो बोलता भी नहीं है ढंग से, बट ये है कि आपकी जो शुरुआत होती है, कहते हैं ना कि स्टेज या मीडिया आपको या जो एक्टिंग है वो आपको अपनी तरफ खींचती है। हाँ। तो बस वो एक शुरुआत कह सकते हो, उसमें बोला क्या होगा आई डोंट नो, बट ये है कि उसके बाद तो मैंने बहुत काम किया हुँ। है। बचपन में बाल कलाकार के रूप में आकाशवाणी में काम किया, टेलीविज़न पे बहुत काम किया, थिएटर पे बहुत काम किया। तो हमारे घर में ऐसा जिस तरह से मैंने कहा कि ऐसा रहा है, मेरी मम्मी संस्कृत नाटक बहुत करती थी, संस्कृत नाटकों से जुड़ी हुई थी। तो हमारे घर के जब मैं 8th में पहुँची हूँ, जी। तो हमारे घर में वो संस्कृत नाटक रखे होते थे, मालविका, विक्रम और कालिदास के नाटक रखे होते थे हुँ। संस्कृत में। तो उनका हिंदी में ट्रांसलेशन भी होता था। तो 8th से ही मम्मी हमें कहती थी नहीं तुमको ये पढ़ना है, इसका ट्रांसलेशन पढ़ना है। और उसके बाद हम पहाड़ से हैं, जम्मू कश्मीर तो खैर पहाड़ ही है, तो वहाँ लाइट नहीं रहती है शाम को जी। कई बार। तो हम लोगों को जब लाइट नहीं होती थी, चूँकि मेरी नानी जो है वो सिंगर रही हैं, हुँ। पेंटर रही हैं, तो मम्मी भी सिंगर रही हैं, थिएटर से जुड़ी हैं। तो जब लाइट बंद हो जाती थी, तो कॉलोनी के सब बच्चों को इकट्ठा किया जाता था अच्छा। और उनको कहा जाता था कि आप एनेक्ट करिए, आपको ये हाँ। अमर चित्र कथाओं में से कैरेक्टर दे रहे हैं, शकुंतला का कोई कैरेक्टर दे रहे हैं, आप उसको उनको एनेक्ट करें, उनको एक्ट करें आप। तो वो सबकॉन्शियसली माइंड में चलता रहा। जी। काजल जी, संस्कृत नाटक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और आपने कहा कि जब आप छोटे जी। थे आपके घर में और वहाँ पर संस्कृत नाटक भी किया जाता था। और मुझे भी याद है जब मैं 7th क्लास में था, मुझे उस नाटक का नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शकुंतला के ऊपर वो नाटक था, उसमें मैं सारथी बना हुआ था और घोड़े की आवाज़ मैं मुँह से निकालता था। अभिज्ञान शकुंतला। जी, बिल्कुल। तो
बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए उस समय को, लेकिन उसके आज भी संवाद मुझे कुछ याद है, क्योंकि संस्कृत नाटक के जो संवाद होते हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त होते हैं। तो आपको भी अगर कुछ संस्कृत नाटक का संवाद याद हो तो हम 1-2 लाइन सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है मुझे संस्कृत नाटक। संस्कृत नाटक मैंने मैंने आपको बोला कि मैंने 8th में वो नाटक पढ़े हैं, जी। संस्कृत में नहीं, हिंदी में पढ़े हैं। हिंदी जी। में उनका जो ट्रांसलेशन होता था वो पढ़े। हाँ। मैंने संस्कृत नाटक नहीं किए। ओके। बिल्कुल, लेकिन लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जब 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसके नाटक के जो संवाद है संस्कृत नाटक के, मुझे आज भी याद है। और हम उम्मीद करेंगे कि कभी अगर आप संस्कृत में नाटक करें तो हमें ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको देखने की। अच्छा, 350 से ज़्यादा आपने टीवी सीरियल में अभिनय किया है, मतलब कोई छोटे-वोटे कोई आंकड़ा नहीं, 350 से ज़्यादा। तो ज़रा इसको जर्नी के बारे में आप बताएं आप, क्योंकि 350 कैसे एक के बाद एक आप करते गए और 350 हो गए? मैंने जैसे आपको कहा कि 3 साल की उम्र में मेरी शुरुआत जी। गई नाटकों में, श्रीनगर दूरदर्शन के नाटकों में। मेरे पापा को क्योंकि राइटर रहे हैं बहुत बड़े, और वो टेलीविजन से जुड़े रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, निर्देशक रहे हैं, तो उनको रंगमंच का भीष्म पितामह कहा जाता रहा है जम्मू हुँ। कश्मीर में। और बहुत सारे जो लेजेंडरी एक्टर हैं आज के, उनको वो पापा के शिष्य, उनको पापा को गुरु कहते हैं अपना। तो जब जब उन्होंने मुझे 3 साल की उम्र में जी। एंट्री करवाई स्टेज पे, हुँ। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक के बाद जहाँ बच्चे की जरूरत थी वहां मुझे लिया जाता था, चाहे वो लड़कों का करेक्टर हो, बाल कलाकार का करेक्टर हो, लड़कों का हो। तो मैं हुँ। मेरी वो शुरुआत शुरू हो गई, और मैंने बहुत काम किया एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट दूरदर्शन में, जिस हुँ। तरह से मैंने कहा आकाशवाणी में भी। जी। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, और जब मैंने नाटक प्रॉपर्ली एज अ मेल लीड शुरू किए, तो मेरा जो पहला नाटक था हुँ। दूरदर्शन का, वो मेरा सीरियल था एज अ मेल लीड। उस नाटक का नाम था एक मोड़ पर। 13 एपिसोड का सीरियल था, और फीमेल ओरिएंटेड कहानी थी, हुँ। जिसमें मेरा मेन कैरेक्टर था। तो उसके बाद कई नाटक, कई सीरियल, कई टेलीफिल्म्स, कई डॉक्यूमेंट्रीज की, डॉक्यूड्रामास किए। तो वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हुँ। दूरदर्शन तो चलता ही था, पैरेलल उसके साथ रंगमंच भी चलता रहा, जी। और उसके साथ आकाशवाणी भी चलता रहा, क्योंकि हम श्रीनगर में थे। तो हुँ। आकाशवाणी में बच्चों के प्रोग्राम से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम हुआ करता था, वादी की आवाज। हुँ। तो जो लेजेंडरी लोग हैं श्रीनगर के, आकाशवाणी से जुड़े हुए, दूरदर्शन से जुड़े हैं, वो उस नाटक में, उस वादी की आवाज जो प्रोग्राम था उसमें हुआ करते थे। तो मैं भी एक बच्चे का करेक्टर उसमें किया करती थी। तो यहाँ मैं जरूर कहूंगी कि जो आकाशवाणी है वो आपका जो बोलने का तरीका है हुँ। वो सिखा देता है। यूनिस्टिक कहूंगी मैं, डिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो सिखा देता है। तो इसी तरह मेरा जो चलता रहा, जो मेरा प्रोसेस था, जो मेरी यात्रा थी, वो दूरदर्शन, आकाशवाणी और रंगमंच पे साथ साथ चलती रही। हुँ। अच्छा, आपने जो 350 से ज़्यादा सीरियल्स किए, इसमें आपने तमाम तरह के किरदार निभाए होंगे। आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन-सा है जो आपको आपके दिल को छूता है? मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए, पापा के साथ बहुत काम किया। हुँ। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जो मेरा लास्ट आखिरी सीरियल था श्रीनगर दूरदर्शन के लिए, मैंने आकाशवाणी ज्वाइन करने से पहले वो सीरियल किया था। हुँ। उसके बाद मैं आकाशवाणी ज्वाइन किया, तब उसके बाद मैंने सीरियल्स नहीं किए। तो मेरा जो आखिरी सीरियल था वो मुझे इसलिए मेरा बहुत दिल के करीब था। हम चंबा में शूट कर रहे थे, और सीरियल का नाम था लालाजू एंड सन्स। हुँ। तो उस सीरियल में, उस सीरियल के दौरान जो मैंने इंटरव्यू दिया था, जो मैंने एग्जाम दिया था आकाशवाणी के लिए, उसका मुझे लेटर आया था कि मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और अब मैं आकाशवाणी की जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उसके बाद वो करना था, और मैंने आकाशवाणी क्लियर कर लिया था कि मैं हुँ। आकाशवाणी में अब आ गई हूँ। तो वो मेरा आखिरी सीरियल था, और चंबा में शूट था, और उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसमें मेरे पापा मेरे साथ थे। हुँ। इसलिए लालजू एंड सन्स मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। मेरा आखिरी सीरियल था, और वो सीरियल था कि जी। जिसको करते हुए मेरे पास लेटर आया कि मुझे आकाशवाणी में जॉब मिल गया। मतलब ये कह सकते हैं वो सीरियल आपके लिए बहुत लकी था आपके लिए। जी। बिल्कुल, हाँ, अच्छा बिल्कुल। जी, काजल जी, आप सिर्फ़ एक्टर नहीं हैं, आप डायरेक्टर भी हैं। 65 से ज़्यादा आपने टीवी सीरियल को डायरेक्ट किया है। तो एक्टर से डायरेक्ट बनने का आपने कब सोचा, कि कब आपको लगा कि अब बहुत हो गई एक्टिंग, अब मुझे डायरेक्शन में भी आना चाहिए? ये तो जब इतना काम किया, जब दूरदर्शन के लिए जब बहुत काम किया, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि अब बहुत हो गए पर्दे के पीछे, आप हुँ। सामने, अब पर्दे के पीछे रह के जो और ज्यादा चैलेंजिंग काम है वो किया जाए। क्योंकि जब हम एक्ट करते हैं तब हम सिर्फ एक्ट करते हैं। हुँ। तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स में है, डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो किसी प्रोडक्शन के, उनसे हमारा इतना सरोकार नहीं होता। हम अपना काम करते हैं, अपना एक्ट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एज ए डायरेक्टर
बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो मैं उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहती थी, मैं हम्म। चीजों को देखना चाहती थी, उन चैलेंजेस को लेना चाहती थी। तो इसलिए जो मेरा पहला सीरियल था जो मैंने दूरदर्शन के लिए किया था, वो था मेरी जंग। वो भी फीमेल ओरिएंटेड था। हम्म। वो 6 एपिसोड का एक सीरियल था जिसको मैंने डायरेक्ट किया था। उसके बाद धीरे 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 ये यात्रा भी शुरू हो गई। जी। तो जब आप ये पहला सीरियल आप डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त किस तरह के चैलेंज आपके सामने थे, और क्या कभी इस दौरान कभी लगा आपको कि एज एन एक्टर ही काम करना ज़्यादा अच्छा था, डायरेक्शन में बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है? मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी कि मेरे साथ मेरे पापा, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हम्म। जम्मू में बहुत आज के दौर में बहुत ऐसे लेजेंडरी लोग हैं मीडिया में जो मेरे पापा को अपना गुरु मानते हैं। हम्म। तो मेरे पापा भी, मैं उनको भी अपना गुरु मानती हूँ। मेरे पापा साथ साथ मेरे साथ थे, और जो मैंने सीरियल किया था जंग, उसमें वो एज एन एक्टर काम कर रहे थे। हम्म। ही वाज देयर टू गाइड मी। तो मुझे नहीं लगता, और मुझे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा हम्म। लगता है। अगर मैं कोई चैलेंज, मुझे आसान काम करना बिल्कुल वो नहीं लगता। जब तक चैलेंजेस सामने ना हो, काम करने का मजा ही नहीं आता। जी। काजल जी, अक्सर शूटिंग के समय कुछ इंटरेस्टिंग वाक़ये हो जाते हैं जो यादगार बन जाते हैं। तो 350 से ज़्यादा सीरियल में आपने एक्टिंग किया है, 65 से ज़्यादा सीरियल को आपने डायरेक्ट किया है। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जो यादगार बन गया और कभी आप उसको याद करके हंसते हो, मुस्कुराते हो, या कभी कुछ उसके बारे में सोचते हो आप? मैं यहाँ पे अपनी बात तो नहीं कहूंगी। यहाँ पे मैं अपने पापा की बात को जरूर कोट करना जी। चाहूंगी, उनकी बात जरूर लाना चाहूंगी। उस एक वाक्य ने मुझे बहुत इम्पोर्टेंट, जो एक कहते हैं ना, बड़ा असर डाला, बहुत इम्पैक्ट डाला। वो ये था कि मेरे मम्मी पापा जो दोनों हुँ। दूरदर्शन से हैं, दोनों रंगमंच से जुड़े हुए हैं। हुँ। तो पापा एक नाटक कर रहे थे, टैगोर का लिखा हुआ। तो उस नाटक का नाम था उत्सर्ग। उसमें उनको पूरे बाल अपने कटाने थे, और पापा की शादी को, मतलब मम्मी के साथ शादी को 15 दिन हुए थे। तो कश्मीर में वो नाटक हो रहा था। हुँ। तो उन्होंने जब जिस दिन शो था उस दिन वो पूरे अपने बाल मुंडवा के आ गए, हुँ। और उन्होंने वो नाटक किया। तो हमारे वहाँ जम्मू कश्मीर में बाल कटवाना मतलब बिल्कुल कहीं पे भी, जब आप सही नहीं माना जाता, बिल्कुल सर जी। मुंडाना सही नहीं माना जाता। जी। तो मेरे दादा तहसीलदार थे, उन्होंने तो खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन दादी ने बहुत डांट लगाई कि ये अपशकुन होता है, ये ठीक नहीं होता, जी। आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये चीज शो करता है कि जब आपके अंदर पैशन हो बिल्कुल। तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। इस चीज ने मुझ पर इतना इम्पैक्ट डाला कि अगर पैशन हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू कैन बिल्कुल। डू एनी एनी एनीथिंग, अगर आपके अंदर पैशन हो। बिल्कुल। अगर आपके अंदर पैशन नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हुँ। पैशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, ये पैशन ही है, नहीं तो अगर आपके फादर चाहते तो विग भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि विग के बदले बिल्कुल। मैं बाल कटवा लेता हूं, तो जो ज़्यादा लुक आएगा वो रियल लुक आएगा। तो ये वाकई पैशन होता है जो हमें इस तरह से काम करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा काजल जी, आप एक्टर जी। से डायरेक्टर बनी, आप डायरेक्शन आपने 65 से ज़्यादा टीवी सीरियल्स को आपने डायरेक्ट किया, फिर आप राइटर भी बन गई। तो फिर ये लिखने का शौक आपके अंदर कब आया और आपको लगा कि मुझे अब राइटर भी बनना है, और फिर आपने लिखना शुरू किया? देखिए, मैंने लिखना, मुझे लगता है मैं शायद 8th में थी, 8th या 9th, नहीं 7th या 8th में थी, जब मैंने पहली वार्ता लिखी आकाशवाणी के लिए, हम्म। जम्मू रेडियो के लिए, बच्चों के प्रोग्राम के लिए मैंने पहली वार्ता लिखी। क्योंकि पापा तो शुरू से ही लिखते थे, उनके बहुत सारे नॉवेल्स पब्लिश हुए हैं, बहुत सारे नाटक उन्होंने किए, दूरदर्शन के लिए लिखे हैं, आकाशवाणी के लिए लिखे हैं। वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और उनका अपना न्यूज़पेपर था जम्मू में, उर्दू न्यूज़पेपर था जिसके वो एडिटर भी रहे हैं। तो वो लिखने का जो था वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि मुझे लिखना है, और मैं लिखती थी। और पापा मेरे साथ हमेशा एक पिलर की तरह होते थे। वो कहते थे तुम लिखो, मैं इसको ठीक करूंगा। हम्म। मैं एक बार लिखती थी, उनको पसंद नहीं आया, दोबारा आइडिया देते थे इसको ऐसे लिखो। तो मैंने बार बार लिखने से वो चीज कहीं आई। और लिखना मैंने तभी से शुरू किया। न्यूज़पेपर्स में मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने काम किया, जम्मू के जो बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे फ्रीलांस कैटेगरी में। और मैं जम्मू कश्मीर की एक वाहिद फीमेल हूँ जिसको फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रीडेशन कार्ड दिया गया था किसी फीमेल को। उससे पहले हम्म। किसी भी फीमेल को फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रीडेशन कार्ड नहीं मिला था। तो मेरा जर्नलिज्म का सफर भी ऐसे साथ से चलता रहा, क्योंकि लिखने का जो कीड़ा है वो था मेरे जी। अंदर कि मैं लिखती हूँ। और मुझे फिर मेरी जो आर्टिकल्स थे उनको देखकर मुझे यंग जर्नलिस्ट का अवार्ड भी मिला, हम्म। जर्नलिज्म एसोसिएशन की तरफ से, जेएनपी की। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं अपनी किताबें पब्लिश कर रहा हूँ, हम्म। कभी नहीं सोचा। मैंने बहुत सारे नाटक लिखे, मैंने बहुत सारी कविताएं हिंदी और इंग्लिश में लिखी, बिल्कुल। कहानियां लिखी, डेवलॉग लिखा, लेकिन कभी नहीं सोचा कि जी। मैं इनको पब्लिश काजल जी, करूँ। आपकी जो तो बस ये लॉकडाउन जब हुआ जी कविता संग्रह जो ख्वाबों की चांदनी तब आपकी मैंने, पहली बुक है,
जी, जी, जी। एज एज ए राइटर के तौर पर ये पब्लिश ये हुई है। लॉकडाउन में जो पहला लॉकडाउन। जी, 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 जी काजल जी आप आप। कुछ जी पूछ रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था आपकी जो पहली बुक है ये ख्वाबों की चांदनी, इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे कि लॉकडाउन की बात कर रहे थे आप। जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं अपनी किताबें पब्लिश कराऊँगी। तो हमारे जो हिंदी के बहुत जाने-माने साहित्यकार हैं, उनमें डॉक्टर प्रताप सहगल का एक बहुत बड़ा नाम है और भी हमारे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। जया जी हैं, हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार हैं हम्म। जाने-माने, उन्होंने सबने मुझे कहा कि तुम्हें अपनी किताबें पब्लिश करवानी चाहिए, नाटक पब्लिश करवाने चाहिए। किताबें चीज़ें चीज़ें हैं वो अपने तक नहीं रखो, वो आगे भी बाँटो। उससे पहले मुझे लगता था कि मेरी बहुत पर्सनल चीज़ हम्म। बहुत कॉमन हो जाएगी, सब उसे देखेंगे। तो फिर जब सबने मुझे इंस्पायर किया कि तुम अपनी किताबें पब्लिश कराओ, तो मेरी ख्वाबों की जो चाँदनी है, मेरा पहला कविता संग्रह है, जिसमें हम्म। सिर्फ़ कश्मीर है, वो है। क्योंकि कश्मीर मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं वहाँ हम्म। रही हूँ, मेरा घर रहा है, मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई है, मैंने वहीं से अपना मीडिया का जो आगाज़ है, मैंने वहीं से हुआ। तो कश्मीर है इस जो कविता संग्रह है, इसमें जी। कश्मीर है। और उसके बाद जो मेरा दूसरा जो चीज़ आई वो थी हब्बा खातून, जो मेरा नाटक है कश्मीर की पहली पोएट्स थी कश्मीर की। हम्म। पहली पोएट्स रही है कश्मीर की लल्लेश्वरी के बाद, उन पे ये नाटक है। हम्म। और जो कश्मीर के आखिरी बादशाह थे यूसुफ शाह चक, उनकी वाइफ थी। हम्म। अच्छा काजल जी, जो आपकी पहली कविता संग्रह है जिसमें आपने कहा कि कश्मीर के ऊपर आपने कविता लिखी है, हम चाहेंगे कुछ कविता आप जरूर सुनाएं उस किताब से। जी। मैंने जो कविताएँ लिखी हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि ये कविताएँ नहीं है, ये मेरे एहसास हैं जिनको हम्म। मैंने शब्दों के माध्यम से कागज़ पर उकेरा है। तो जो हम कश्मीर में रहे, जो हम कश्मीर में मैं स्कूल जाती रही हूँ, जो कश्मीर मेरी रूह में है, उस पे मैंने बहुत सारी कविताएँ हैं इस संग्रह में, उसमें से एक कविता बहुत मेरे दिल के करीब है, चाहतों का सफ़र। हम्म। वो मैं सुनाना चाहूँगी। जी। जेहलम पर बने 7 पुलों के नीचे, वादी में डोंगे में बैठकर फिर से गुज़रने को जी चाहता है। बावला मन देखता है कई ख्वाब, कभी चाहता है 4 चिनार की छाँव तले बैठना, कभी चाहता है ज़ाफ़रान की खुशबू की तरह हवा में घुलकर बिखर जाना, कभी चाहता है चाँदनी रात में ढल झील में शिकारे में बैठकर निहारते रहना, शंकराचार्य हारी पर्वत परी महल और चांदनी सी सफेद हसरत बल दरगाह को। यही तो है हमारी कश्मीरियत, गंगा जमनी तहजीब है, दस्ते दुआ यहाँ की हवा का झोंका। यही तो चाहता है मन, यही तो है मेरी चाहतों का सफर। बहुत खूब, ऐसा लग रहा था कि हम जैसे कि हमको पता है कि आप रेडियो में जो ड्रामा सेक्शन है उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, हमको ऐसा लग रहा था कि हम रेडियो में सुन रहे हैं, जिस तरह से आप खूबसूरत आपकी आवाज़ है, तो बड़ा मधुर लग रहा था जब आप बहुत कविता। शुक्रिया। जी जी, जब आप बहुत कविता पढ़ रही शुक्रिया। थी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, कश्मीर की आपने बात की तो कश्मीर में बहुत सारे फोक गीत भी हैं और आप शौक तौर पर आप गाती भी हैं, तो अगर उसमें कुछ आप सुना दें तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी और बहुत मधुर है। बहुत शुक्रिया। मैं एक डोगरी फोक सॉन्ग है, जी। वो सुनाना चाहूंगी आपको। जम्मू का टिपिकल डोगरी फोक है, दो जी। तीन लाइनें मैं आपको उसके सुनाना चाहूंगी। चन मारा चढ़िया ऊपर बसोलिया, चन मारा चढ़िया ऊपर बसोलिया, बनी जाया पखरू ते मिल जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ा गे बसोलिया,
काजल जी बहुत बढ़िया। मैं कश्मीर तो कभी गया नहीं, लेकिन ये जो फोक गीत आपने गाया है, ऐसा लगा कि मैं कश्मीर की वादियों में हूँ मैं। बहुत खूबसूरत गाया आपने, बहुत खूबसूरत। अच्छा काजल जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली में जो रेडियो ड्रामा सेक्शन है उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं आप। तो रेडियो में नाटक करना और वीडियो में नाटक करना, उसमें क्या कुछ ख्यास ख्याल रखा जाता है और कितना आप डिफरेंस देखती हैं, और किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है जब हम दोनों क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, वीडियो और ऑडियो में? बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि रेडियो नाटक करना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दूरदर्शन पे, टेलीविज़न पे, फ़िल्मों में या फिर रंगमंच पे। क्योंकि रेडियो नाटक में आपको सिर्फ़ अपनी आवाज़ के ज़रिए आपके जो ऑडियंस है उनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। हम्म। वहाँ ना आपका सेट होता है, ना एडिटिंग की गुंजाइश होती है, ना आपका मेकअप आपकी हेल्प करता है, हम्म। ना आपके पास आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ना आपके कॉस्ट्यूम्स होते हैं। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आवाज़ है, जिसके माध्यम से आपका जो लिसनर है वो अपने आंखों के सामने एक पेंटिंग से क्रिएट कर लेता है कि ये हो रहा है हम्म। और वो कनेक्ट हो जाता है। तो रेडियो नाटकों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपका जो डिक्शन है वो हम्म। बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और दूसरी जो आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। हम्म। स्टेज या टीवी पे भी ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन वहां पे बाकी चीजें हेल्प करती हैं। लेकिन रेडियो पे सिर्फ आपका डिक्शन और आपकी आवाज हम्म। और आपकी आवाज के भाव बहुत जरूरी है। जी, वाक़ई बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रेडियो में तो कोई दिखाई देता नहीं है। वीडियो में भले हम डायलॉग ना भी बोले, लेकिन एक्सप्रेशन से हम गुस्सा दिखा सकते हैं। लेकिन रेडियो में अगर आपको गुस्सा दिखाना है तो कुछ तो आपको आवाज़ निकालनी पड़ेगी, नहीं तो दर्शकों को लगेगा कि जो कलाकार है वो कहाँ चले गया भाई, रेडियो में, जी। क्योंकि दिखाई देता नहीं है। वाक़ई आपने सही कहा, बहुत मुश्किल रहता है रेडियो में एक्टिंग करना, क्योंकि अपनी आवाज़ से आपको अपने कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना है, और जो लोग, जो दर्शक हैं, जो श्रोता लोग सुन रहे हैं, उनको आपको एक मैसेज देना है, या फिर जो भी आपका उद्देश्य है उस नाटक को लेकर वो उन तक पहुंचाना है। अच्छा, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप लिखती हैं, कई आपके लेख आपके बड़े बड़े मैगजीन और पेपर में छपे हैं। तो किस तरह के टॉपिक पर आपको लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है? मेरा जब मैं आपको बता दूं कि बिफोर ज्वाइनिंग ऑल इंडिया रेडियो डेली मैं जर्नलिस्ट रही, मैं एम्पेरियल प्रोड्यूसर रही दूरदर्शन की। तो मैंने बहुत काम किया। तो जर्नलिज्म किया मैंने भारतीय विद्या भवन के से, फिर मैंने मास्टर्स किया मास कॉम में। तो लेकिन जब मैं ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, क्योंकि तब जॉब की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो हम्म। मैं ये सब चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ मुझसे थिएटर नहीं छूटा। तो राइटिंग तो खैर मेरी किताबों की शक्ल में अब सामने आ ही रही है। हम्म। तो जब मैं लिखा करती थी एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, तो मेरा जो इंटरेस्ट था लिखने का वो था टूरिज्म, जेएनके का जो टूरिज्म एंड विमेन एंड चिल्ड्रन। ये चीजें थी जिन पे मेरा होल्ड था और इन पे मैं लिखा करती थी, हम्म। जो एवरी संडे मैगजीन में मेरे आर्टिकल पब्लिश हुआ करते थे। जी, काजल जी, हमारी इच्छा थोड़ी-सी बढ़ गई है, क्योंकि जब आपने खूबसूरत फ़ोक गीत सुनाया कश्मीर का, क्योंकि आपकी जो सुमधुर आवाज़ में मैंने कहा कि मैं कश्मीर की वादियों में पहुँच गया, मैं फिर से एक बार वहाँ जाना चाहूँगा। अगर कोई दूसरा फ़ोक गीत आपको याद हो, या फिर कोई भी आपका मनपसंद गाना आपको याद हो, तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ। अभी तो मैंने आपको डोगरी में सुनाया। जी, कश्मीरी में एक लाइन सुनाती हूँ मैं बिल्कुल। आपको। इसको पूजा की तरह भी लिया जाता है, अर्चना की तरह भी लिया जाता है इसको, और इसको एज अ रोमांटिक सॉन्ग भी लिया जाता जी। है इसको। एक लाइन सुनाती हूँ मैं आपको इसकी। हर मुख बरतल राड़े मदनो ईदाप हमती लागयो। हर मुख बरतल राड़े मदनो ईदाप हमती लागयो। हर मुख बरतल। बहुत खूब। काजल जी, हम चाहेंगे कि इस एक लाइन का आप मीनिंग भी बता दें तो और अच्छा लगेगा। ये है कि शिव जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ, हम आपको पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं, और आप आपको फूल चढ़ा रहे हैं। जो पहाड़ है जहाँ पे हरमुख, जहाँ पे शिव जी का वास है, जी। वहां पे हम आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तो अर्चना के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुँ। तो उसको रोमांटिक से तरीके से भी गाया जाता है कई बार कि वो हाथ में फूल लिए, मैं जो भी है आपका बिलव्ड है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। जी, बहुत बढ़िया। काजल जी, कोई आपका ड्रीम वर्क जो आप एज़ ए एक्टर के तौर पर करना चाहती हैं, या निर्देशक के तौर पर करना चाहती हैं, या राइटर के तौर पर करना चाहती हैं? कोई आपका ड्रीम वर्क? बहुत कुछ है करने के लिए।
कोई एक ड्रीम एक वर्क बहुत तो मैं क्या इंपॉर्टेंट जो कहूँ, अभी आपको तो कुछ लगता है। किया ही नहीं है। जी। अभी से मैं क्या बोलूँ, अभी तो बहुत कुछ करना है, हाँ, बहुत कुछ करना है अभी तो। तो आपकी जो लिस्ट है ख्वाहिशों की बहुत बहुत कुछ लंबी लिखना है। है। एक ख्वाहिश हमें हमें भी बता दीजिए आप। बकेट लिस्ट बहुत बड़ी है। जी, तो उस बकेट लिस्ट में से एक आप मग के ज़रिए हमें बता दीजिए, कोई कोई एक विश आपकी, जो आप करना चाहते हैं। थिएटर मेरा ऑक्सीजन है, अब थिएटर रंगमंच में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। हुँ, मेरा ड्रीम है कि कभी शायद मैं राडा में शो कर सकूं। राडा में शो करना मेरा ड्रीम है। आई डोंट नो क्या होता है। हुँ। चलिए काजल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री, निर्देशिका, राइटर काजल सूरी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।